स्मार्ट क्लासेस बाय एसी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का अध्याय लेकर आए हुए हैं। हम इसके पहले आपको एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको इस बुक के बारे में कैसे पेपर में यूपी बोर्ड में आता है आपको बता चुके हैं। अब हम इस बुक के हर इस चैप्टर को अलग अलग से तरीके से हम पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे क्या कैसे होता है, और हम आपको अत्यधिक प्रयत्न करते रहेंगे कि आप सब कुछ सीख जाएं। तो आइए हम चेक करते हैं कि पहला हमारा आज का टॉपिक है कि विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कैसे हम जानें कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इसे जानने के लिए आइए हम कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि दोस्तों आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, दोस्तों 25 वर्ष पहले की बात है, एक दार्शनिक थे, यूनानी के दार्शनिक थेल्स थे। उन्होंने बताया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे दोस्तों कागज़ के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। दोस्तों इनकी इस बात को बहुत वरीयता नहीं दी गई, लेकिन 1600 में डॉक्टर गिलबर्ट ने कहा कि केवल अंबर पदार्थ ही नहीं, अन्य पदार्थ भी जैसे कांच हो गए, ये सब भी रगड़े जाने पर कुछ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण प्रदर्शित करते हैं। इन पदार्थों की अब किसी वस्तु के रगड़े जाने पर इनमें जो गुण आता है, आप जानते हैं कि रगड़ने पर या घर्षण द्वारा ही इनमें यह गुण आता है। दोस्तों किसी वस्तु के रगड़े जाने पर जो इसमें आकर्षित करने का गुण आता है, यही वैद्युत कहलाता है। तो दोस्तों हम ये जान सकते हैं किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है, अतः वैद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ भी कहा जाता है। इस तरह से दोस्तों हम इसे परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं कि जब किसी वस्तु को रगड़ा जाता है तो उसमें किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस प्रकार के इनके गुण को वैद्युत कहते हैं। और जब कोई पदार्थ आवेशित हो जाता है, जिसे चार्ज कहते हैं, तो उस पदार्थ को आवेशित पदार्थ कहते हैं। दूसरा टॉपिक है धन तथा ऋण आवेश, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। दोस्तों कोई भी पदार्थ हो उसमें दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव। आइए हम जानें कैसे कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है। दोस्तों यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दें और उसे लटका दें और दूसरी कांच की छड़ उस रेशम से रगड़ कर उसके पास लाएं, तो दोस्तों जो लटकी हुई छड़ है वो प्रतिकर्षित हो जाती है। दोस्तों इसका मतलब दूर हट जाती है। इसी प्रकार दोस्तों यदि आबनूस की छड़ बिल्ली की खाल से रगड़ दे और फिर उसे लटका दे और फिर एक दूसरे का आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ के उसके पास लाएं, तो वो दोस्तों एक दूसरे को दूर भगाती है। इस प्रकार दोस्तों हमें ये ज्ञात होता है कि इन दोनों छड़ों में दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। एक तो वह जो कांच के रेशम से रगड़े जाने पर उत्पन्न होता है, दूसरा जो बिल्ली के आबनूस के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़े जाने पर उत्पन्न होता है। दोस्तों इस पहले वाले में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धन आवेश, तथा दूसरे में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। धन आवेश तथा ऋण आवेश का नाम फ्रैंकलिन ने दिया था, जो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1750 में यह नाम दिया था। इस प्रकार दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को सदैव प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे दोस्तों हमने ये ले लिया एक छड़ है, दोस्तों ये कांच का छड़ है जो दोस्तों रेशम से रगड़ा गया है, और दोस्तों हम दूसरी कांच के छड़ को लाए इसके पास लगाते हैं। दोस्तों हम जब लगाएंगे तो ये छड़ है दोस्तों ये इस तरफ भागेगा, ये भी इस तरफ भागेगा, दोनों में प्रतिकर्षण होगा, जिसे रिपल्शन बोलते हैं, रिपेल। दोस्तों फिर यदि हम आबनूस की छड़ लाए, ठीक है दोस्तों, आबनूस की छड़ बिल्ली के खाल से रगड़कर हम यहाँ पर लटका दिए, फिर एक दूसरा आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़कर यहाँ पर हम लटका देते हैं, तो दोस्तों फिर इन दोनों में प्रतिकर्षण होने लगता है, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा।
इस प्रकार से इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है। फिर यदि दोस्तों अगर हम एक कांच की छड़ ले आए रेशम से रगड़कर, कांच की छड़ दूसरा आबनूस की छड़ जो कि बिल्ली के खाल से रगड़कर लाते हैं, ये हो गया दोस्तों आबनूस की छड़। तो दोस्तों ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे दोस्तों आकर्षण बल बोलते हैं। ये आकर्षण है दोस्तों, इसे इंग्लिश में अट्रैक्शन कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो हमेशा समान आवेश होते हैं वो सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत आवेश होते हैं वो सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपको दोस्तों पता चल गया कि कैसे हम किसी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को पता लगाएंगे। इस टॉपिक से आपको इस बात का ज्ञान अवश्य ही हो गया होगा। टॉपिक है कि धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश वाहकों की परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर। दोस्तों मतलब कि किसी पदार्थ से पॉजिटिव या नेगेटिव जो चार्ज है आवेश वाहक, आवेश को ढोने वाले, हम जानते हैं दोस्तों सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। और दोस्तों जब दो आवेशित पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं तो हमारा यह सोचना आवश्यक है कि पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रहे हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमें कल्पना कर सकते हैं कि कण भी दो प्रकार के होते हैं, पदार्थ के कण भी दो प्रकार के होते हैं, धन कण तथा ऋण कण। दोस्तों हम जानते हैं कि दो समान आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसा कि हमने अपने दूसरे टॉपिक में बताया कि और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम जैसे दोस्तों मान लें कि किसी पदार्थ में धन कणों व ऋण कणों की संख्या बराबर है, तो दोस्तों उस पदार्थ द्वारा किसी बाह्य पदार्थ कण पर जो दोस्तों इस अगर जैसे दोस्तों ये कोई पदार्थ है, दोस्तों सपोज करिए कि ये कोई पदार्थ है, इसमें दोस्तों पॉजिटिव निगेटिव कणों की संख्या समान है, तो दोस्तों ये आवेशहीन पदार्थ होगा, विद्युत उदासीन पदार्थ होगा। और दोस्तों इन कणों द्वारा किसी बाह्य कण पर, दोस्तों बाह्य कण पर, ये बाह्य कण है दोस्तों, बाह्य कण पर लगाया गया बल प्रभावहीन होगा। दोस्तों इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर किसी पदार्थ को हमें धनावेशित करना हो तो उसमें धन कणों की संख्या अधिक होनी चाहिए। यदि दोस्तों बराबर संख्या है तो हम ये एक तरीका ये हो सकता है कि उसमें हम धन कणों की संख्या को बढ़ा दें, या तो दोस्तों अगर हम इसमें से ऋण कणों की संख्या निकाल दें तो ये पदार्थ धनावेशित हो जाएगा। इसके विपरीत दोस्तों अगर हमें इस पदार्थ को ऋणावेशित बनाना है तो इसमें हम ऋण आवेशों की संख्या अधिक कर दें, या तो दोस्तों हम धन कणों की संख्या को कम कर दें, यहाँ से बाहर निकाल दें। दोस्तों हमने दूसरे टॉपिक में आपको ये बताया कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच का छड़ धनात्मक हो जाता है, अर्थात धनावेशित हो जाता है। दोस्तों इससे पता चलता है कि जब कांच का छड़ रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच से जो ऋण आवेश कण है वो या रेशम में चले जाते हैं, या तो रेशम के जो धन आवेश कण है वो कांच के छड़ में चले जाते हैं। दोस्तों जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर उसको लटका देते हैं और उसके सामने रेशम ले आते हैं उसके पास, तो दोस्तों एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि दो पदार्थों में आवेशवाहक ही होते हैं जो किसी धन या ऋण कणों के स्थानांतरण द्वारा आवेशित होते हैं, और इन्हीं कणों को हम आवेशवाहक कहते हैं। टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। दोस्तों इसके पहले वाले टॉपिक हमें आपको आवेशवाहक बता चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी के कारण कैसा ऋण तथा धनावेश होता है। तो दोस्तों आप इस सिद्धांत क्या कहता है जानिए इसके बारे में। कि आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु के बीच का एक भारी भाग होता है, अर्थात उसके केंद्र में एक भारी भाग होता है, उस भारी भाग को ही नाभिक कहते हैं। इससे पता चलता है दोस्तों कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। आप जानते हैं दोस्तों
आपने रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा कि परमाणु के केंद्र में 2 प्रकार के कण होते हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। आप ये भी जानते होंगे कि प्रोटॉन धनावेश होती हैं और न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। दोस्तों इस प्रकार परमाणु के केंद्र पे जो है धनावेश होता है। आप जानते हैं इस तरह की बातों को। आइए दोस्तों इसके आगे हम जानें कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है। दोस्तों इस धन आवेशित केंद्र के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में एक तीसरा कण भी चक्कर लगाता रहता है, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनों के ऋण आवेशों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। आप जानते हैं कि दोस्तों इस प्रकार जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्राएं बराबर होती हैं, अर्थात पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज इक्वल हैं, तो वो आवेशहीन अर्थात जीरो उत्तर है। जैसे +5 -5 जीरो हो गया। इसी प्रकार परमाणु में जब समान इलेक्ट्रॉन है और समान परमाणु कण है तो वो परमाणु क्या होते हैं, आवेशहीन होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। अब दोस्तों यदि हम उस परमाणु को धनावेशित बनाना चाहते हैं तो उसमें से हम या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें या तो उसमें धन आवेशित कणों को डाल दें। तो इससे दोस्तों हमारा परमाणु क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है और यह प्रदर्शित करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इसके विपरीत दोस्तों यदि हम बात करें, इसमें से अगर हम इस परमाणु को ऋण आवेशित बनाना होता है तो इसमें से हम धन कणों को बाहर निकाल देते हैं या तो ऋण कणों को डाल देते हैं, तो हमारा परमाणु क्या होता है, वो ऋण आवेशित हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार से आप जानते हैं कि किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, न कि प्रोटॉन। आपको इस बात की तथ्य हो गई, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि आवेशित होने के लिए किसी परमाणु का, किसी पदार्थ या किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। ऑप्शनल में 1 नंबर में ऐसे प्रश्न या अति लघु में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि किसी वस्तु या पदार्थ के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, न कि प्रोटॉन। क्योंकि दोस्तों प्रोटॉन परमाणु के केंद्र में होता है और वहां से प्रोटॉन को बाहर निकालना अत्यधिक ही कठिन होता है, एकदम कठिन होता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया कि कौन उत्तरदायी होता है आवेशित करने। दोस्तों जैसे हम समझाने के लिए कहते हैं कि जैसे दोस्तों ये परमाणु है दोस्तों, इसके केंद्र में नाभिक है दोस्तों, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं दोस्तों, ये उदासीन होता है, जिसके कारण इस न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस पे, नाभिक पे क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव भाग होते हैं। इसके दोस्तों चारों ओर एक स्थायी कक्षाओं में, बोरबरी ने हमें बताया था स्थायी कक्षाओं के बारे में, रदरफोर्ड भी चर्चा किए थे दोस्तों। आप बता दें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसके बाहरी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके विषय में आपको बता दिए हैं दोस्तों। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, लेकिन प्रोटॉन यहाँ से सरलतापूर्वक नहीं निकल सकता, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव के बीच ऑलवेज अट्रैक्ट होता है। आपको हमने यह बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा 5वां टॉपिक है विद्युत आवेश का संरक्षण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए कृपया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आगे आने वाले सभी टॉपिक को आपको बताते चले और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है हम आपको बताते रहेंगे। आइए हम जाने विद्युत आवेश का संरक्षण। दोस्तों यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हम लोग पढ़े हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसी अवस्था में केवल परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकता है। उसी प्रकार से दोस्तों विद्युत आवेश का संरक्षण भी होता है। दोस्तों आप जानते हैं जब 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर बराबर मात्रा में विपरीत आवेशित आवेश उत्पन्न होते हैं। जैसे दोस्तों हम रेशम से क्या करते हैं, कांच के क्षण को रगड़ते हैं तो कांच के क्षण धनावेशित हो जाता है और रेशम जो है ऋणावेशित हो जाता है। दोनों पर
विद्युत आवेशों की जो मात्रा है बराबर होती है। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम आबनूस की क्षण को बिल्ली की खाल से रगड़ें तो आबनूस की क्षण ऋणावेशित हो जाती है और बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है, और इन दोनों पदार्थों पर भी आवेश की मात्रा समान होती है। इस प्रकार दोस्तों दोनों वस्तुओं पर पहले आवेश की मात्रा शून्य थी और विद्युत आवेशित हो दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न विद्युत आवेशों की कुल मात्रा भी शून्य होगी, क्योंकि दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव समान है तो जोड़ देंगे शून्य ही आएगी। दोस्तों वस्तुओं को रगड़ने से पहले भी ये शून्य ही थी। इस प्रकार दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम को विद्युत आवेश संरक्षण नियम कहलाता है। दोस्तों प्रकृति का किसी भी घटना में जहां आवेश का आदान प्रदान होता है इस नियम का उल्लंघन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसके एक उदाहरण को हम देखते हैं। लेकिन दोस्तों कभी यूपी बोर्ड में पूछा जाता है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उस पर आवेश की मात्रा शून्य होती है, इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आपको यह हमने यह बता दिया है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, हम फिर से आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आइए हम इसका एक अच्छा सा उदाहरण देखते हैं। दोस्तों एक जब इलेक्ट्रॉन का आप विपरीत जानते हैं, कण पॉजिट्रॉन होता है। तो दोस्तों जब हम एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं ऋणावेशित होता है और पॉजिट्रॉन ठीक उतनी ही मात्रा में धनावेशित होता है। दोस्तों जब और इन दोनों का कुल विद्युत आवेश शून्य है आप जानते हैं, और जब इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो एक दूसरे के समीप संयोग करके क्या होते हैं, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं और इनकी जगह दो गामा फोटॉन ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। दोस्तों इस प्रकार कुल विद्युत आवेश अब भी शून्य ही रहता है। दोस्तों इस प्रकार से हमें यह ज्ञात हुआ कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में तो स्थानांतरित कर सकते हैं लेकिन नष्ट नहीं कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। आपको इस थियरी से आपको यह मालूम हो गया होगा। दोस्तों एक बार फिर से हम आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इसे ना भूलें और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि इस समय वायरस का महामारी जो है वो सब फैला हुआ है। हम आपके लिए इस तरह के अच्छे वीडियो को लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।